नमस्कार पहलवानों। सीयूईटी का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। एग्जाम फॉर्म की डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि 9 फरवरी से आप लोगों को सीयूईटी के फॉर्म्स मिल जाएंगे और 15 मई से 31 मई तक सीयूईटी 2024 के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अब जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो बोर्ड के साथ साथ आईपी मेट है ना, जैसे एग्जाम्स सीयूईटी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स आपको मिलने वाले हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए जो भी वनडे एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से हम लोग सीयूईटी, आईपी मेट, बैंक एसएससी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी के लिए मैथमेटिक्स की एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा ये पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। बहुत ट्रिकी वे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ढंग से मेरे साथ एक एक कंसेप्ट को आप लोग सीखने की कोशिश करिएगा। गारंटेड है कि आप लोगों का सीयूईटी हो या किसी भी अदर कॉलेज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा अगर आप मेरे साथ बहुत मन से हर चीज को पढ़ने की कोशिश करोगे तो। स्टार्ट करते हैं चीज को, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से अपन हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी करने का ट्राई करेंगे। देखो, रेशो एंड प्रोपोर्शन के लिए अगर मैं आप लोगों से सबसे पहले मीनिंग पूछूं ना कि ये रेशो का मतलब क्या है। देखो क्या है कि जब तक हमको मीनिंग ही नहीं पता होगा तब तक उस चैप्टर को पढ़ना मतलब हमारे लिए थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है। तो मैं जनरल सबसे पहले रेशो के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बाद प्रोपोर्शन को एज ए अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से सिंपल सिर्फ इतना सा पूछूं कि रेशो का मतलब क्या होता है ना, तो आप लोगों को सीधा सा एक जवाब देना है कि सर रेशो का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। ठीक है, रेशो का मतलब क्या होगा आप लोगों के पास में, कंपेयर करना, है ना। अब वो कंपेयर किसके बीच में हो सकता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की लेंथ के बीच में कंपेयर हो सकता है, हाइट के बीच में कंपेयर हो सकता है, किसी दो या दो से ज्यादा इंसानों की इनकम के बीच में कंपेयर हो सकता है ना, किसी की सेविंग के बीच में कंपेयर हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इंसान हो, कुछ भी हो, अगर हम उसके बीच में कंपेयर करना चाह रहे हैं तो कंपेयर करना मतलब होता है सीधा सा रेशो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बोला, मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि A/B जो है ना वो सपोज 2/3 है। ठीक है, और ये इनकी इनकम की बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनकम की। इसका मतलब क्या है, देखो कॉम्पिटिटिव मतलब क्या होता है कि बहुत ढंग से हर चीज को बहुत प्रैक्टिकली वे में पढ़ना, है ना, क्योंकि हम यहां पर ट्रिकी अप्रोच ज्यादा पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर बोला कि ए और बी की इनकम का रेशो है 2/3। इसका मतलब क्या है, हमारे अकॉर्डिंग ए अगर 2 रुपए कमाता है ना तो उस कंडीशन में बी कितने रुपए कमा रहा होगा, 3 रुपए। ठीक है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जब ए की इनकम 2 रुपीज है उस कंडीशन में बी की इनकम कितनी होगी, 3 रुपीज। जब मैं इन दोनों को इकट्ठा, है ना, एक प्लेटफॉर्म पर बात करूंगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज और, ये जो रेशो लिखा है ना इसको आप लोग फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आप इसको A/B = 2/3 भी लिख सकते हो। यहां तक की चीज क्लियर है क्या? ठीक है, तो A/B = 2/3 भी लिख सकता हूं मैं इसको, अगर यहां पर दो जनों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो। ठीक है, जनरली आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा कि जैसे A/B/C 3 जने हैं और मैंने यहां पर लिखा 1/2/3। ठीक है, और ये मैं इनकी सपोज सेविंग की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग जब ए 1 रुपए की सेविंग करता है उस कंडीशन में बी 2 रुपीज की सेविंग करता है और सी जो है वो 3 रुपीज की सेविंग करता है। यहां तक की चीज बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि रेशो का मतलब होता है सिंपल सा कंपेयर, चाहे वो कंपेयर इनकम का हो, सेविंग का हो, हेल्थ का हो, हाइट का हो, वेट का हो, स्पीड का हो, टाइम का हो, कुछ भी, है ना, सिर्फ सीधा सा फंडा है कंपेयर करना। जहां कंपेयर करेंगे वहां पर रेशो बढ़ जाएगा। क्लियर चीज? अच्छा, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसमें क्या होता है कि रेशियो जो है ना, ये एक तरह से अगर आप इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो तो आप इसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो। मतलब आप अगर यहां से आपने एक तरह से ए, बी और सी इन तीनों के मिक्स में बात करी थी, उस कंडीशन में आपका स्टेटमेंट क्या था कि ए जब 1 रुपए की सेविंग करता होगा, बी उस कंडीशन में 2 रुपीज की करता होगा, सी उस कंडीशन में 3 रुपीज की सेविंग करता होगा। लेकिन जब मैं इसको इंडिपेंडेंट बनाऊं, ए के बारे में अकेले की बात करूं, बी के बारे में अकेले और सी के बारे में अकेले, तो उस कंडीशन में हम ऐसा बोलते हैं इसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मतलब ए अगर सपोज x रुपए की सेविंग करता होगा तो बी उस कंडीशन में 2x की करता होगा और सी उस कंडीशन में कितने की करता होगा, 3x रुपीज की करता होगा। क्लियर है चीज यहां तक की? ठीक है, तो ये एक बेसिक सा रेशो के बारे में अपन ने छोटी सी डिटेल को जाना, है ना, बहुत डीप पढ़ना है अभी, तो केवल ये मैंने एक बेसिक बेसिक सी चीज के बारे में बात करी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज, रेशो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बहुत समराइज और बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो रेशो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे फर्स्ट नंबर की चीज ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इफ A/B दे दिया आपको 2/3, है ना, और एक मैं आपको बोल दूं B/C जो है वो सपोज आपके पास 1/4 है और आपसे फाइंड करने को बोल दिया जाए कि मुझे A/B/C चाहिए। ठीक है,
कहने का मतलब क्या था, यहां दो इंसानों के बीच में अलग अलग बात हो रही, जैसे पहले ए और बी के बारे में बात हो रही है ना, सपोज कि इनकी इनकम का रेशियो है कि ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है 2:3, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कि बी और सी का जो रेशियो है इनकम का वो 1:4 है। अब ए और बी के बारे में अलग बात थी, बी और सी के बारे में अलग बात थी। मैं अगर इनको मिक्सअप करना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए कि मैं इन तीनों को अगर मिक्स कर दूं, तो इन तीनों को मिक्स करने पर ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो क्या होगा। अगर मैंने आप लोगों से ऐसा पूछा तो आप लोग इस चीज को सोल्व कैसे करते हो समझना। इसको सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहले फर्स्ट मेथड के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट मेथड, ठीक। फर्स्ट मेथड क्या कि आपके पास लिखा है a:b = 2:3, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो ना, जब दो जनों के बारे में बात होती है तो फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। तो a/b कितना हो गया 2/3, क्लियर है ना चीज। नेक्स्ट क्या b/c कितना लिखा है 1:4, तो इसको मैं क्या लिख सकता था b/c कितना आ गया 1/4। यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। वापस बोल रहा हूं क्या करना होता है कि अगर कभी भी ऐसे इंडिपेंडेंट चीजें रखी होती है, ए बी अलग था बी सी अलग था, अब मुझे उसको कंबाइंड करना है, तो हम लोग जनरली करते क्या है कि इसको सिंपल फॉर्मेट में बदला कि ए रेशो के बी का मतलब क्या a/b, और a/b ही तो कितना है 2/3। ऐसे ही b/c 1/4 था, तो b/c का मतलब क्या है b/c ही तो कितना है 1/4। क्लियर चीज है ना। अब आप लोगों को यह देखना होता है कि इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है। अगर मैं यहां देखता हूं तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो बी और बी दोनों में कॉमन दिख रहा है ना। जब मैं किसी दो चीजों को मिलाता हूं, जैसे मेरा कोई दोस्त है और उस दोस्त का कोई दोस्त है, अब हम तीनों आपस में दोस्त कब होंगे, हमको मिलाने का जरिया कौन होगा, जो मेरा कॉमन दोस्त है, जो किसी और का भी फ्रेंड है और मेरा भी फ्रेंड है। तो वही तो हमारे बीच का एक मोड होगा जो हम दोनों दोस्तों को भी आपस में मिलाएगा या दोस्त बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच में कॉमन इंसान है ना, उसको सेम बनाओ। कॉमन कौन है, बी यहां पर भी और बी यहां पर भी। अगर मुझे इन दोनों को सेम बनाना है, इसका मतलब क्या है, यहां 3 और यहां 1 है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो बी दोनों में कॉमन का काम करेगा ना। तो आप इन दोनों को सेम कैसे बनाते हो, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं 3 और 1 का यहां से क्या ले लूं एलसीएम, है ना। अगर मान लो यहां पर 2 होता तो मैं 3 और 2 का एलसीएम ले लेता। यहां मान लो 5 होता, यहां 3 होता तो मैं 5 और 3 का एलसीएम ले लेता, है ना। एलसीएम क्यों लेते हैं, ये जो मैं स्टेटमेंट बोलता हूं उनको बहुत ढंग से ध्यान रखना, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में ये चीजें काम आती जाएगी। मैं यहां पर इनका एलसीएम क्यों लेता हूं, क्योंकि मुझे जब भी किसी दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजों को मर्ज करना होता है, तो हमेशा मर्ज करने के लिए हम लोग एलसीएम का यूज लेते हैं। तो जब मैं इन दोनों को सेम नंबर बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। तो यहां से 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, इस 3 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना 1 से। तो इस 3 को 3 बनाने के लिए 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना। कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करना, क्योंकि यहां हम लोग पहले कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे तब फास्ट करेंगे ना। ऐसे ही यहां पर ये 1 था, इस 1 को उठा के मुझे 3 तक पहुंचाना है। तो 1 को मैं 3 तक कब पहुंचा सकता हूं, जब मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। ऐसा ही करेंगे, है ना। तो अब आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाय 3 1 जा 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या, यहां से ये 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा कितना हो गया 12। क्लियर चीज यहां तक की। अब यहां से हो क्या रहा है, ये बी के पास भी 3 रुपए आ गए और इधर से बी के पास 3 रुपए आ गए, इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में बी सेम आ गया। तो मैं इनको कंबाइन करके लिख सकता था कि ए बी और सी जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, जब ए के पास 2 रुपए का अमाउंट है उस कंडीशन में बी के पास 3 रुपए का अमाउंट है, और उस कंडीशन में सी के पास कितने का है 12 रुपए का अमाउंट है। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को। तो बहुत बेसिक सी चीज थी। जब भी दो जने ऐसे अलग अलग होते हैं तो एक मेथड ये कहता है कि आप उन दोनों को सेम बना दो। सेम कैसे बना सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है। अब देखो, मान लो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को रटना पसंद करते हैं ना, और हमारा मकसद ये भी होता है कि हमको उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करवाना है, ठीक है। तो अब वहां अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी रटने वाली चीजें बताऊंगा तो आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली फोकस क्या है, एग्जाम क्लियर करना, है ना। तो जिसको कंसेप्ट पसंद है उसको एक कंसेप्ट सीख लिया। अब मान लो कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर, हमको तो आंसर निकालने का जरिया चाहिए, बस हमारा आंसर फास्ट आ जाए, है ना। तो हम आंसर फास्ट कैसे ला सकते हैं, समझना। यहां ए और बी है, यहां बी और सी है, मुझे ए बी और बी सी को मर्ज करना है, मुझे ए बी और बी सी को मर्ज करना है। मैं मर्ज कैसे कर सकता हूं, तो ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। आप बोलोगे सर यहां पर भी ए बी और बी सी, इन दोनों में कॉमन कौन है बी। अगर दोनों में कॉमन बी है तो उसको बीच में लिख दो, बाकी का एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, है ना। देखो, ट्रिक में भी कंसेप्ट सीखना है, ये एक तरह से ट्रिकी अप्रोच है, लेकिन इस ट्रिकी अप्रोच में भी आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या कि ए बी और बी सी में से जो आपके पास कॉमन हिस्सा था उस कॉमन हिस्से को आप लोग बीच में रख दो, ठीक है। बाकी का एक हिस्सा इधर रखा, एक हिस्सा इधर, मतलब कॉमन बी था, बी को बीच में, बाकी ए इधर और सी इधर, ठीक है। अब देखो, ए का हिस्सा कितना है 2, ये ए का हिस्सा 2
और यहां से बी का हिस्सा कितना है 3, ये बी का हिस्सा कितना है 3। क्लियर है चीज। नेक्स्ट लाइन चेंज, बी का हिस्सा 1, सी का हिस्सा कितना है 4, तो यहां से बी का हिस्सा 1 और सी का हिस्सा कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 4। समझ पा रहे हो ना बात को ना। ठीक है, तो यहां से देखना जमाना सीख गए कि ए और बी 2 3 थे, बी और सी कितने थे 1 4, जमा दिया। अब देखो क्या होता है, जिसके पास खाली जगह है ना उसको आप लोगों को क्या कर देना है, फिल करना है। खाली जगह जैसे इस 3 के पास खाली जगह, तो 3 को आपको फिल कर देना है, यहां पर क्या आ जाएगा 3। इस 1 के पास में खाली जगह, तो यहां पर भी क्या लिख दोगे आप लोग 1। क्लियर है क्या चीज। तो सिंपल सा टास्क है, पहले जमाओ, उसके पास जिसके पास ब्लैंक स्पेस उसको आप लोग फिल कर दो, और उसके बाद सीधा सीधा इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो ये 2 1 जा 2, ये 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। ये आप लोगों का डायरेक्ट आंसर है ना। तो देखो जब हम कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ उस क्वेश्चन को फास्ट करने का जरिया मेथड भी पता होना चाहिए। तो ये फास्ट करने का मेथड था और ये इसका कंसेप्ट था। क्लियर है चीज है ना। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें ऐसी करते हैं। जैसे नेक्स्ट चीज मैंने आप लोगों को इसी क्वेश्चन में एक और मैं ऐड कर देता हूं, a रेशियो b इज इक्वल टू सपोज 1:3। मैं आप लोगों को बोल दूं b रेशियो c इज इक्वल टू सपोज 2:5। एक मैं आपको बोल देता हूं c रेशियो d, यहां पर हम आपको बोल देते हैं एक और c रेशियो d जो है वो 1 क्या है 3 सपोज। ठीक है, अब मुझे यहां पर क्या चाहिए a b c d चाहिए है ना। तो अब आप प्रैक्टिकली ये सोचो कि यहां अगर आप लोग इस ABCD को मर्ज करने जाते हो ना पहले वाले कंसेप्ट में, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले B को सेम बनाना है, फिर C को सेम बनाना, थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को डायरेक्ट कैसे अप्रोच करते हैं, जो मैंने आप लोगों को सेकंड मेथड सिखाया था ना। देखो सेकंड मेथड क्या सिखाया था, जो कॉमन है उसको बीच में रखना है। कॉमन कौन कौन है, एक तो B दिख रहा है, एक और दिख रहा है C। तो आपने एक तरफ B लिख दिया, एक तरफ C, तो बचा क्या A और एक और क्या बचा D। क्लियर है, ये हो गए ABCD हमारे पास। अब आप सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो। तो अगर मैं A के पास में 1 लिखता हूं, B के पास में 3, फिर B के पास में कितना 2 और फिर C के पास में कितना 5। नेक्स्ट लाइन C के पास में 1 और D के पास में कितना 3, D के पास में कितना 3। क्लियर है क्या चीज है ना। सिर्फ मैंने वैल्यू को पुट करा, A के पास 1, B के पास 3, B के पास 2, C के पास 5, C के पास 1, D के पास 3। सिंपल सा वैल्यू पुट करा। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, जिसके पास खाली जगह है केवल आपको उसको फिल कर देना है। बस सिंपल सा टास्क है। हमको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे को सिर्फ पास होना है। पास होना है तो देखो बहुत सारी जगह याद रखना पड़ेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं ना। तो यहां पर 3 है तो 3 के पास में क्या 3, वापस 3 है तो 3 के पास में 3। सिर्फ आपको ब्लैंक स्पेस को फिल कर देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 5 है तो 5 के पास में क्या 5, यहां 2 है तो यहां 2 के पास में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर 1 था तो 1 के पास में वापस 1 और 1 के पास में वापस क्या 1। समझा आप मेरी बात को। जिस लाइन में ब्लैंक स्पेस जिस नंबर के पास है उसको उसके पड़ोसी के पास भेज दो बस। 3 के पास 3, 2 के पास 2, 1 के पास 1 और 1। ठीक है, अब देखो अगली चीज क्या, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, यही तो सिखाया था। 3 5 जा 15, 15 3 जा कितना आ जाएगा 45। फिर नेक्स्ट 5 3 जा 15, 15 1 जा कितना 15। नेक्स्ट 3 2 जा 6, ये 6, यहां से 2 1 जा 2 है ना। अब देखो 2 6 15 और 45 किसी सेम टेबल से नहीं कटते हैं ना, तो आप लोगों को इसको नहीं काटना है, ऐसा कैसा छोड़ देना है। क्लियर है चीज यहां तक की। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने एक फर्स्ट पैटर्न बताया था कि जहां ए बी बी सी सी डी ऐसे अलग अलग होते हैं और उसको मर्ज करना है। ये फर्स्ट वाला प्रोसीजर था। नेक्स्ट चीज क्या, सेकंड नंबर का कंसेप्ट है ना। सेकंड नंबर की चीज, इसको भी ढंग से सुनिएगा। ये जो मैं आपको रेशियोज के टाइप सिखा रहा हूं, पैटर्न सिखा रहा हूं ना पहले, ये किसी क्वेश्चंस को ऑपरेट करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो जब पहले पैटर्न की दिमाग में चीज क्लियर होगी ना, तब जाके हम क्वेश्चंस को ऑपरेट फास्ट कर पाएंगे। इसलिए पहले पैटर्न सीख रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या समझना, अगर मान लो मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है ना, और मैं आप लोगों से बोल दूं कि यार मुझे ये बताओ कि a b और c का रेशो क्या है। मतलब कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c मैंने आप लोगों को बोला, और फिर मैं आप लोगों से पूछूं कि फाइंड करो a b c का रेशो क्या है। अब दोनों में डिफरेंस समझना, यहां क्या था, a b का अलग रेशो दे रखा था, b c अलग, c d अलग, इंडिपेंडेंट रेशो दे रखे थे, बाद में कंबाइन करना था। यहां अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स को समझते हो तो यहां तीनों जने फंसे हुए, यहां तीनों जने आपस में एक दूसरे में फंसे हुए। मतलब ए का जो ट्वाइस है वो थ्राइस ऑफ बी के बराबर है और फोर्थ ऑफ सी के बराबर है, ऐसा कुछ, मतलब मिक्स में फंसे हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑपरेट करने की पहले बेसिक अप्रोच क्या होती है ना, पहले हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, बेसिक अप्रोच। क्योंकि हमारे दिमाग में कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करूंगा और बाद में उसको ट्रिकी वे में हम लोग कैसे ले जाए वो भी सीखेंगे। तो बेसिक अप्रोच क्या, बहुत ढंग से सुनना, स्पेशली जो इस साल सीयूईटी और आईपीमेट दे रहा है उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सीयूईटी के अंदर तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना हार्ड पेपर ही नहीं आता है सीयूईटी के अंदर जीके वाला, जो जनरल टेस्ट का आपका पेपर है ना,
उस वाले पेपर में जो मैथमेटिक्स आती है उसमें बिल्कुल ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए केवल कंसेप्ट क्लियर होंगे तो भी आप लोग सीयूटी में जो जनरल टेस्ट वाला है, जीटी वाला पेपर बहुत अच्छे से कर लोगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ लिखा है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, है ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि अगर मैं इसको बेसिक मेथड से करने जाता हूं, समझना बहुत ढंग से मेरी बात को, अगर इस 2 इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c को मैं बेसिक अप्रोच से करना चाहता हूं, तो हम लोग बेसिक अप्रोच से कैसे करते हैं, ये 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, इसको हम लोग किसी कांस्टेंट के बराबर मानते हैं। ये बेसिक मेथड है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहां हो क्या रहा है, यहां ये तीन जने आपस में कंबाइंड फॉर्मेट में फंसे हुए, ये तीन जने आपस में कंबाइंड फॉर्मेट में फंसे हुए। मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि भैया जब भी कोई तीन या तीन से ज्यादा जने आपस में कंबाइंड फॉर्मेट में फंसे हुए, तो आप उसको किसी थर्ड पार्टी के इक्वल मान लो, किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो। अब किसी कांस्टेंट के इक्वल मानने से होगा क्या कि मैं अगर इसको इसके भी इक्वल रख दूं, मैं अगर इसको इसके भी इक्वल रख दूं और मैं इसको भी इसके इक्वल रख दूं, तो मुझे यहां से अलग अलग इंडिपेंडेंट ए बी और सी मिल जाएंगे। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। तो यहां से मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा तो 2 इज इक्वल टू के हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही 3b इज इक्वल टू भी के हो रहा है, और ऐसे ही 4c इज इक्वल टू भी क्या हो रहा है मेरे पास, के। लिख सकता हूं ना ऐसा, ये 2a भी के बराबर है, 3b भी के इक्वल है, और 4c भी किसके इक्वल है, के। यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए क्या, आपको ए बी और सी चाहिए, मतलब आपको इंडिपेंडेंट ए की वैल्यू चाहिए, इंडिपेंडेंट बी की वैल्यू चाहिए, और इंडिपेंडेंट सी की वैल्यू चाहिए। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको के बराबर मानते हैं, ताकि 2a के इक्वल, 3b के इक्वल, 4c के इक्वल, और अगर मैं यहां से a की वैल्यू उठाऊं ना, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाए, k/2, समझ पा रहे हो। और ऐसे ही मुझे b की वैल्यू कितनी मिल जाए, k/3, और ऐसे ही मुझे c की वैल्यू कितनी मिल जाए, k/4। आप समझे मेरी बात को, a की वैल्यू मुझे मिल गई k/2, b की वैल्यू मुझे मिल गई k/3, और c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, k/4। क्लियर है यहां तक की चीज। अब देखो ये a b और c की मुझे इंडिपेंडेंट वैल्यूज मिल गई, है ना। अब मैं यहां से अगर इनका रेशियो बनाऊं abc का, तो मैं रेशियो बनाने के लिए क्या लिख सकता हूं, ये abc, ठीक है। a की जगह पर क्या वैल्यू पुट करोगे, k/2, और ऐसे ही भैया b की जगह k/3, और c की जगह क्या, k/4। क्लियर है ना। तो k और k तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अगर k कैंसिल आउट हो गया, तो आप ये बोलोगे सर रिमेनिंग जो वैल्यूज हमारे पास बची है वो क्या है। शायद ये विजिबल होना चाहिए आप लोगों के लिए, 1/2 में देख लेता हूं, हाँ विजिबल है, बहुत अच्छे से विजिबल है, ठीक है। तो बचा क्या, 1/2, और ये 1/3, और ये क्या बच रहा है आपके पास 1/4। तो आपके पास वैल्यू के नाम पे क्या बचा, के तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2, 1/3 और 1/4 बच रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ढंग से सुनना, रेशियो जो होता है ना, वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं हो सकता। आप रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो। जनरल मैथमेटिक्स कहती है कि भैया रेशियो को आप लोग न्यूमरेटर में रखो, हमेशा फ्रैक्शन को हटाओ। अब हम इस फ्रैक्शन को हटाएं कैसे, तो मुझे डिनोमिनेटर को हटाना है, मुझे डिनोमिनेटर को हटाना है, कंसेप्ट पे फोकस करना, डिनोमिनेटर को हटाना है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जब भी अब मैं डिनोमिनेटर को कैसे हटा सकता हूं, जब कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 2 की टेबल में भी आता हो, 3 की भी और 4 की भी, तभी हटा सकता हूं। और थोड़ी देर पहले मैंने चीज बोली थी कि किसी भी 2 या 3 चीजों को मिक्स करना चाहते हो तो उसका एलसीएम ले लो। यहां पर भी वही अप्रोच कि मैं इस 2, 3 और 4 को अगर हटाना चाहता हूं ना, तो मैं इस 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लूंगा। अगर मैं 2, 3 और 4 का एलसीएम लेता हूं तो 12 आएगा, है ना। एलसीएम लेने का फास्ट तरीका भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा धीरे धीरे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। 12 से मैं क्या करूंगा भैया, तीनों को मल्टीप्लाई, 12 से तीनों को मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहां पर 12 को तीनों से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 6 जा, और ये 3 4 जा, और ये 4 3 जा, क्या आ जाएगा 12। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा फाइनल, वो क्या आ जाएगा, 6:4:3। क्लियर है चीज। वापस बोल रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट क्या था, बहुत इजी सी चीज है। देखो इस ऑनलाइन वाली क्लास में भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको ऑफलाइन वाले मोड पर सिखा सकूं, है ना, ताकि क्या है कि थोड़ा सा वीडियो भले लेंदी हो, पर आप लोगों को हर चीज बारीक से बारीक कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, इसको के इक्वल माना, है ना, यहां से इंडिपेंडेंट कर दिया, 2a को भी के, 3b को भी के, 4c को भी के। फिर यहां से a की वैल्यू मिली, b की मिली, c की मिली, आपने abc का रेशियो बनाया, के कॉमन था, तीनों से उड़ा दिया, 1/2, 1/3, 1/4 बना। फ्रैक्शन आ जाती है तो दिमाग में रखना है कि सर फ्रैक्शन को उड़ाने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3, 4 का आप लोग एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 से आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना, 643। ठीक है, क्लियर है ना चीज। अब देखो मेरी बात को बहुत ढंग से सुनना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर वनडे एग्जामिनेशन में क्या इतना पॉसिबल है क्या, एमसीक्यू बिहाफ पर कोई क्वेश्चन आ जाए और हम ऐसे एक पेज भर दे तो इसका मतलब आप एग्जाम में पहले ही फेल, है ना। तो इसको एमसीक्यू अप्रोच से कैसे करते हैं समझना। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, है ना। आपको रेशियो चाहिए था a b और c का। अब आप प्रैक्टिकली खुद से सोचो कि अगर मैं वनडे एग्जामिनेशन में ऐसा करता हूं एमसीक्यू अप्रोच में, जहां मुझे 1 मिनट के अंदर 2-2 3-3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो वाली अप्रोच आपकी एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेल है, ठीक है।
तो आप अगर इसको ट्रिकी वे में करना चाहते हो ना तो दो मेथड याद रखना। ट्रिकी वे में करना चाहते हो तो दो मेथड क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह एक जो मेथड बताऊंगा वो वाला सुटेबल होगा, बहुत सारी जगह सेकंड वाला मेथड सुटेबल होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही होता है, हमको किसी चीज के दो दो तीन तीन तरीकों पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि होता क्या है कि हम ये एग्जाम टाइम पे हमको ये पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल तरीका है, और प्रैक्टिस से ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिक आसान लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4 से लिख रखा है। तो इसकी अगर मैं पहली ट्रिकी अप्रोच बताऊं आपको, ट्रिकी अप्रोच पहली है ना, फर्स्ट ट्रिकी अप्रोच क्या, आप हमेशा क्या करो, इसको ये देखो कि डिनोमिनेटर बना दो, मतलब फ्रैक्शन बना दो। तो ये फ्रैक्शन नहीं है तो 1, ये फ्रैक्शन नहीं है तो 1, ये फ्रैक्शन नहीं है तो क्या 1। क्लियर है चीज है ना, फ्रैक्शन बना दो। अगर इनबिल्ट फ्रैक्शन है पहले से ही 2/3a 3/4b तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो आप डिवाइड में 1 लगा के क्या कर दो, फ्रैक्शन बना दो। अब जैसे ही कोई तीन चीजें आपस में इक्वल है और अगर मैं उसको रेशो के बिहाफ पर ले आऊं, अगर मैं उसको रेशो के बिहाफ पर ले आऊं, इसका मतलब आप क्या करो, उसको पलटी मार दो। क्या कर दो भैया, पलटी मार दो, डायरेक्ट अप्रोच। तो पलटी मारोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये क्या हो जाएगा 1/4। तो अब आप सोचो, जैसे ही मैंने इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो 1 माना, और जैसे ही कोई तीन चीजें चार चीजें आपस में इक्वल आ जाती है और मैं वहां से ट्रिक बनाने के लिए उसको जैसे ही पलटी मारता हूं तो देखना कहां पहुंच जाऊंगा, जो ये वाली स्टेप थी, मतलब जो इतना करके आए थे ना उस वाली अप्रोच में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब वही चीज क्या सिखा रखा है, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 2 3 और 4, 2 3 और 4 का एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा 12। तो वही चीज 12 से आप लोग क्या कर दोगे, तीनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2 से 6 टाइम, 3 से 4 टाइम और 4 से कितनी बार 3 बार, आंसर कितना 6 4 3। ठीक है ना। अब देखो एक और चीज, हम इसको एक ट्रिक से और कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये दो ट्रिक क्यों, क्योंकि जब अगर फ्रैक्शन आ गई ना, तब फ्रैक्शन वाले केस में ये वाला मेथड ज्यादा काम करेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा होता 2/3a 3/4b 4/5c, तो उस वाले में इस वाली अप्रोच में जाना है जब फ्रैक्शन आ जाए। लेकिन जब फ्रैक्शन नहीं हो, केवल न्यूमरेटर हो, तो हमको इस वाली अप्रोच में जाना है। ये क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं कि याद कैसे रहेगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ट्रिक नंबर 2 क्या, कि जैसे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4 से लिखा हुआ है, और मैं यहां से चाहता हूं कि मुझे एबीसी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मुझे एबीसी की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपा दो, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई। इसको छुपाऊंगा, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपाऊंगा, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई, ये 4 2 जा 8। जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपाऊंगा, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई, 3 2 जा कितना 6। वापस बोल रहा हूं, जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपा दो, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई। इसका हिस्सा चाहिए था इसको छुपाया, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई। इसका हिस्सा चाहिए इसको छुपाया, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई। इसका हिस्सा चाहिए इसको छुपाया, बाकी के दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर ये किसी सेम टेबल से कैंसिल आउट होते हैं तो काटने हैं, तो आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6 4 और 3 आपका आंसर। क्लियर है ना चीज यहां तक की, समझ पा रहे हो। ठीक है, ओके। ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में फ्रेमिंग क्लियर हो, है ना। तो जैसे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d बोल दिया मैंने। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि यार मुझे तो a b c d की वैल्यू चाहिए, है ना। अब यहां पर चार चीज अटैच्ड है। अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि बेसिक से तो k मान के करोगे, बहुत लेंदी है। लेकिन अगर मैं इस वाली अप्रोच में जाता हूं ना, तो यहां देखो फ्रैक्शन नहीं है ना, मतलब जैसे फ्रैक्शन नहीं हो तो फिर ये वाला प्रोसेस इजी है। यहां पर भी हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है ना, तो आप लोगों को कौन सी वाली अप्रोच में जाना है, इस वाली में। ठीक है, तो जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपाओ। मैं इसको छुपाऊंगा तो 4 3 12 12 5 से कितना 60, है ना। मैं बी को छुपाऊंगा तो 4 5 से 20 22 से कितना 40। मैं अगर यहां से सी को छुपाऊंगा तो 3 2 6 6 5 से कितना 30। मैं यहां से अगर डी को छुपाऊंगा तो 4 3 12 12 2 से कितना 24 कह सकता हूं ऐसा, है ना। अब देखो ये सभी किसी की टेबल से कट रहे हैं, 2 की टेबल से 30 20, ये 15 और ये कितना आपका 12। अब इसके आगे शायद ये नहीं कर सकते, तो आंसर 30 20 15 12। तो ये दो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा है। इसके बिहाफ पर अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से जज हो सके, है ना। चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ समझिएगा। आप लोगों को बोला ए बी कितना है 5:7, बी सी कितना है आपके पास 6:7। आपसे ये पूछा जाए कि भाई मुझे ए बी और सी चाहिए, है ना। अब देखो इस ए बी सी को करने के तरीके क्या हो सकते हैं। इसको करने का तरीका पहला ऑप्शन वाली अप्रोच बताऊंगा मैं आप लोगों को, और एक विदाउट ऑप्शन वाली भी। विदाउट ऑप्शन अप्रोच क्या कि एबीसी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, यहां से एबीसी को लिख लोगे। ठीक है, क्या सिखाया था, ए का हिस्सा कितना है 5, ए का हिस्सा 5, बी का हिस्सा कितना है 7। ठीक है, अगली लाइन बी का हिस्सा कितना है 6 और सी का हिस्सा कितना है आपके पास 7। ठीक है, जिसके पास ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। 7 के पास 7, 6 के पास ब्लैंक स्पेस है तो 6 6 5 जा 30, 7 6 जा 42 और 7 7 जा कितना हो गया 49। क्लियर है क्या चीज, 7 7 जा कितना हो गया 49। यहां तक की चीज क्लियर है।
कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे एग्जाम्स में मिले तो मैं इसको विदाउट पेन उठाई भी कर सकता हूं, मैं ऐसी वाली अप्रोच भी लगाऊं, ये भी जरूरी नहीं है ना। कैसे? आप ये देखो कि दोनों में कॉमन कौन है, 20 में भी है और 20 में भी है ना। यहां बी के पास कितना है 7 और यहां बी के पास कितना है 6। देखो ये जो मैं अब आपको मेंटल अप्रोच सिखा रहा हूं ना, इस मेंटल अप्रोच पर फोकस करोगे तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या कि यहां पर बी का हिस्सा 7 है, यहां बी का हिस्सा कितना है 6 है, मुझे 7 और 6 को सेम बनाना है। 7 और 6 को मैं सेम बनाता हूं, इसका मतलब 7 और 6 कंपोजिट नंबर है ना। 7 और 6 क्या को प्राइम नंबर। देखो एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को सिखा दूं, या फिर इसको खैर समय के साथ सिखाते जाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो 1, जैसे 2 और 3। अब ये 2 और 3 किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है। मैंने लिखा 5 और 7, ये दोनों क्या है को प्राइम। मैं 10 और 12 को प्राइम नहीं बोलूंगा क्योंकि ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड है। ठीक है, तो अप्रोच को समझना मेरी बात को बहुत ढंग से। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई को प्राइम नंबर होता है ना, उसका एलसीएम मतलब दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई। जैसे 2 और 3 को प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम मतलब 2 3 जा 6। 5 और 7 क्या है? को प्राइम नंबर, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना 35। समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे ही अगर आप यहां देखोगे कि यार बी का हिस्सा 7 है, सी का और यहां बी का हिस्सा 6 है, तो अगर मैं इस 7 और इस 6 पर फोकस करूं तो ये दोनों ही को प्राइम नंबर है, दोनों किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब मैं इसको मर्ज करने के लिए एलसीएम लेता हूं ना, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, 7 6 जा 42, दोनों का प्रोडक्ट है। तो इन चारों में से ये, इन चारों ऑप्शन में से ये देखो कि कहां बी आपका 42 स्टैंड कर रहा है। तो बी आपका 42 स्टैंड सिर्फ एक ऑप्शन में कर रहा है, तो विदाउट पेन उठा आपका आंसर कितना हो जाता? 30, 42 और 49। समझे ना मेरी बात को? तो अप्रोच को सीखने की कोशिश करो, थोड़ा सा माइंड को शार्प बनाओ, चीजें ऑटोमेटिक होगी। कि यहां B7 था, B6 था, 7 और 6 को प्राइम नंबर है, मुझे मर्ज करना है, मर्ज करना मतलब एलसीएम लेना है, तो मैं क्यों मेहनत करूं, मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं ना। 7 6 कितना हुआ 42, और 42 मेरे चार ऑप्शन में कहां स्टैंड कर रहा है? पहले ऑप्शन में, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन, यहां पर भी आप चाहो तो मेरे साथ साथ चीजों को कर सकते हो। यहां देखो A/B क्या बोल रखा है आपको? 2/3 है ना, और B/C क्या बोल रखा है आपको? 4/5। आपसे पूछा क्या, यहां देखो थोड़ा सा मोड चेंज है, इसको आपको फास्ट करना पड़ेगा। फाइंड A+B और B+C। ठीक है, इसका मतलब यहां इसने इसको मर्ज कर दिया, तो आपको पहले A/B/C पता होगा। अगर A/B/C पता होगा तभी तो आप ये A+B और B+C कर पाओगे। तो आप क्या करो, A/B/C निकालो। तो A का हिस्सा कितना है 2, B का हिस्सा कितना आपके पास 3 है ना। ऐसे ही B का हिस्सा कितना है 4 और C का हिस्सा कितना है 5। ठीक है, जिसके पास ब्लैंक स्पेस उसको फिल कर दो। ये 4 2 8, 4 3 12, 5 3 कितना 15। क्लियर है चीज? लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, कोई आदमी ऐसा है जो ऐसे करने में फास्ट है, या कोई बच्चा आप में से ऐसा है कि यार हम एक काम करते हैं सर 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। कोई बच्चा ऐसा है कि 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 12 है ना। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो आप मन में भी कर सकते हो। मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान रखना, आपको आपकी स्ट्रेंथ को समझना है कि आप इसमें फास्ट है या आप इसमें फास्ट है ना। खुद की स्ट्रेंथ को जांचना है। मैं यहां से देखता हूं 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो 12 बनाना है। 12 बनाना है मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 8, 4 3 12। इसको 12 बनाना है मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 और 5 3 कितना 15। तो डायरेक्ट भी आप लोग आंसर ला सकते थे। ठीक है, दोनों अप्रोच है आपके पास। अब लिखा क्या है, मुझे A+B चाहिए और मुझे B+C चाहिए। मैं अगर A+B की बात करता हूं तो 15 और 8 कितना 23। A+B बोला क्या? अच्छा ठीक है, A+B मतलब 12 और 8 कितना 20, डायरेक्ट जोड़ लो। और B+C मतलब कितना 12 और 15 कितना 27। ये दोनों किसी सेम टेबल से नहीं करते, कई ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आंसर कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है ना। तो सिर्फ ABC बनाना था और सिर्फ उसके बाद वैल्यू को पुट करनी थी, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, A = 4/5 ऑफ B बोल रखा है और B = 5/2 ऑफ C बोल रखा है, और आपको A और C का रेशियो चाहिए। देखो आप यहां पर ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई में, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या, A/B = कितना 4/5 है ना। शुरू से मेहनत ही आप लोगों को कॉम्पिटिटिव में रफली ही करनी है। रफली मतलब हर चीज को ये ट्राई करना है कि कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट स्टेप में लिखो, है ना। हर चीज को ट्राई ये करना है, क्योंकि शुरू से आप लोग सिस्टमेटिक लिखोगे तो एग्जाम में भी सिस्टमेटिक करोगे। हमको यहाँ मार्क्स नहीं चाहिए, बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे कि एक ही चीज को सिस्टमेटिक लिखना है। कोशिश ये करो जितना हो सके उतना रफली हो, जितना हो सके उतना स्टेप को स्किप करें माइंड में, है ना। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता था, A/B = 4/5। यहां से मैं इसको क्या लिख सकता था, B/C = कितना, ये C इधर आ जाएगा तो B/C = कितना 5/2। क्लियर है चीज? ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि यहां तो कॉमन है, B और B सेम है, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट मुझे क्या मिल रहा है यहां से, ABC क्या मिला 4/5/2, यही तो मिला। ABC 4/5/2 मिला। आपको क्या चाहिए, A और C। A और C कितना है 4 और 2, 4 और 2 का मतलब क्या हुआ
4/2 का मतलब क्या, 2/1, 2/1 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो आंसर कौन सा आपका, बी आंसर। ठीक है, क्लियर है ना चीज यहां तक की। अगली चीज, अब देखो ये टाइप नंबर 2 जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी उसकी अप्रोच पर क्या लिखा है, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। तीन जने आपस में इक्वल है, तीन जने आपस में इक्वल है, तो क्या बताया था याद है ना, या तो पलटी मारूंगा मैं उसको, या जिसका सच है उसको छुपाऊंगा, बाकी के दो मल्टीप्लाई। तो समझना 30% ऑफ ए का मतलब क्या होगा, 30%, चलो एक बार ठीक है, आप लोग अभी नया नया सीख रहे हो तो परसेंट को हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100 इंटू ए, है ना। ये 0.25 का मतलब क्या होगा, 25/100 इंटू बी, और ये आपके पास क्या है 1/5 इंटू सी। यहां तक की चीज क्लियर है। 30% परसेंट का मतलब क्या होता है, हटता जब डिवाइड में 100 आता है तो 30/100 इंटू ए इज इक्वल टू 0.25 का मतलब क्या था 25/100 इंटू बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, मतलब क्या था इंटू सी। क्लियर है ना चीज। अब देखो 100 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो आप 100 को काट नहीं सकते हैं, है ना, समझ गए ना, मतलब इन दोनों से नहीं काट सकते हो, तीनों में होगा कॉमन तो ही कटेगा। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूं इंडिविजुअल आपस में काट रहा हूं। ये क्या बना 3/10 ऑफ ए, ये क्या बन रहा है आपका 25 से 1 टाइम 4 टाइम, तो 1/4 ऑफ बी, है ना, और ये क्या बन रहा है 1/5 ऑफ सी, यही बन रहा है। क्लियर है ना चीज यहां तक की, 1/5 ऑफ सी, ये 1/5 ऑफ सी। ठीक है, मैं ना आप लोगों को क्या सिखा रहा है कि भाई कोई भी तीन चीजें अगर आपस में बराबर आ रही है तो या तो मैं जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपाऊंगा, लेकिन थॉट प्रोसेस याद रखना, क्या थॉट प्रोसेस लगाया था हमने कि अगर कभी भी कोई भी दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें अगर आपस में बराबर है, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इक्वल है, तो आप लोगों को उसको डायरेक्ट पलटी मार देना है, सबसे बेस्ट मेथड है। तो मैं इसको डायरेक्ट पलटी मार दूं, उल्टा कर दूं, क्या हो जाएगा मेरे पास 10/3, इसको डायरेक्ट पलटी मार दूं क्या हो जाएगा 4/1, और इसको डायरेक्ट पलटी मार दूं क्या हो जाएगा मेरे पास 5/1। क्लियर है ना चीज। यहां छुपाने वाली अप्रोच में मत जाना, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है, जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा तो छुपाने वाली अप्रोच में कभी भी नहीं जाएंगे, केवल पलटी मारने वाली अप्रोच में। तो पलटी मारा सीधा सीधा बन गया। अब क्या, डिनोमिनेटर को हटाना है, मतलब किसको 3 को हटाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको, ये 3 से, ये भी 3 से, और ये भी 3 से, 3 से 3 कैंसिल आउट 10, ये आपका 4 3 जा 12, और ये आपका 5 3 जा कितना हो गया भैया 15, ये आंसर 10 12 15, ये आपका शायद बी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन। समझ गए ना बात को। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपको हर चीज को बहुत ढंग से ऑपरेट करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी सेम है, देखो 33 1/3% को हम लोग 1/3 लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं आगे पता चल जाएगा, 1/3 ऑफ ए। सिंपल कराओगे ना आप लोग, 33 जा 99 और 1 100/3, परसेंटेज हटाओगे 1/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, और क्या बच जाएगा 1/3। तो 1/3 ऑफ ए, और इसको देखना मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहा हूं क्योंकि आधी चीजें मन में सीखनी है। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा ना, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये क्या बन रहा है आपके पास 3/2 ऑफ बी, और ये लास्ट क्या बन रहा है आपके पास 1/8 ऑफ सी, है ना। जो इस वीडियो को बहुत ढंग से देख रहे हैं उसके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि सर अगर फ्रैक्शन है ना तो हम लोग छुपाने वाले केस में नहीं जाएंगे, अगर हमारे पास फ्रैक्शन है भैया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको पलटी मार देंगे, ये हो जाएगा 3/1, ये क्या हो जाएगा बेटा 2/3, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में 8/1। क्लियर है ना चीज। अब आप लोगों को इसके डिनोमिनेटर को हटाना है, तो कैसे हटाओगे, 1 3 और 1 का एलसीएम 3, इसका मतलब 3 से आप लोग इसकी ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल आउट 2, और ये हो जाएगा आपका 8 3 24, 9:2:24, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है चीज यहां तक की, कोई इश्यू इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, द कंपाउंड रेशियोज ऑफ इनवर्स। ये कंपाउंड रेशियो आपको कंसेप्ट पहले आपको सिखाना पड़ेगा, उसके बाद अभी जो अपन ने दो टाइप करी ना, उस टाइप पर बेस्ट क्वेश्चन अगर कुछ हो तो देख लेते हैं। अगला वाला ये भी उस टाइप पर नहीं है, टाइप वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला भी अपन समझ ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट सीखेंगे तब वो कंपाउंड रेशो वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। समझना चीज को, क्या लिखा है, इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस इज इक्वल टू 5:7:6। ये बहुत काम की चीज है और ये बहुत परेशान करता है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए रखा है 5:7:6, आपको 2a 3b और 4c की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिखूं मेरी लैंग्वेज में, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, b प्लस सी मेरे हिसाब से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको कितना है हमारे पास 5, और c प्लस ए जो है वो मेरे हिसाब से कितना दे रखा है यहाँ पर 6, 5 7 6 था, ठीक है 5 7 और 6, तो यहां पर क्या लिख दिया इसको हम लोगों ने 5, ये था 7 और ये कितना था 6, ठीक है क्लियर है। देखो एक छोटी सी चीज देखना, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस है, अगर मैं इन दोनों को सम करता हूं ना तो a भी ट्वाइस है, b भी ट्वाइस है, c भी क्या है ट्वाइस है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 2a प्लस 2b प्लस 2c करते हो अगर आप लोग, तो 5 7 12 और 6 कितना बनता है 18, है ना।
अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दूं तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे 9 यूनिट मिल जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 9 यूनिट। वापस बोल रहा हूँ, सुनना, a प्लस बी, वैसे आप लोग यही चीज बोर्ड के पर्पज से क्लास वाइज करते हो तो आप इसको 5x 7x 6x लिखते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव में हम लोगों को इतना लोड नहीं लेना। आपको डायरेक्ट देखना है ये 5 था, ये आपका 7 है, ये कितना है? 6 है ना। इस स्टेप को भी लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहां आना है। यहां क्या आना है? a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ b ट्वाइस ऑफ c। ऑटोमेटिक माइंड में 7 6 कितना? 13 और 5 कितना? 18 बन रहा है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी तो 18/2 कितना आ जाएगी? 9। क्लियर है चीज? अब मुझे देखना a b और c की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से a b और c की इंडिविजुअल वैल्यू कैसे ला सकता हूं? समझना चीज को ढंग से। अगर मुझे यहां से a का हिस्सा चाहिए, अगर मुझे a का हिस्सा चाहिए तो a का हिस्सा मैं कैसे निकाल सकता हूं? 3 जने मिलके 9 यूनिट है, उसमें से b और c मिलके 7 यूनिट है। 3 जने a b c मिलकर 9 यूनिट है। अगर मुझे a का हिस्सा चाहिए तो b और c को उड़ाना पड़ेगा, तो b और c कितने हैं? 7 है। तो 9 में से 7 को माइनस कर दूंगा, a का हिस्सा कितना आ जाएगा? 2 यूनिट, है ना। मुझे मान लो b चाहिए, तो b के लिए किसको उड़ाना पड़ेगा? a और c को। तो तीनों मिलकर 9 थे, a और c मिलकर कितना है? कहां गया भैया? 6 है। तो 9 माइनस 6 b कितना आ जाएगा आपके पास? 3। ऐसे ही अगर आपको c चाहिए तो आप c के लिए क्या बोलोगे कि सर c के लिए हम लोग क्या करते हैं, a b c तीनों मिला के 9 है, उसमें से a और b उड़ा देते हैं। a और b कितना था? 5। 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ गया 2 3 4। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 2a माइनस 3b प्लस के 4c इज इक्वल टू 66। अच्छा, वैल्यू ऑफ c, फिर तो आपको इसको x भी मानना पड़ेगा क्योंकि यहां पर x की वैल्यू चाहिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये 9x, ये आपका 2x, ये आपका 3x, ये कितना? 4x। ठीक है, क्या बोल रहा है? 2a माइनस 3b प्लस 4c जो है वो कितना है? 66 है। आगे जाके मैं इसको विदाउट एक्स से भी आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन आज ये फर्स्ट क्लास है ना, आप लोग सीख रहे हैं चीजों को धीरे धीरे, इसलिए यहां पर मैंने अभी एक्स लगा दिया। 2a का मतलब क्या हुआ? 2 2 4x, है ना, माइनस 3b का मतलब क्या हुआ? 3 3 9x प्लस 4c का मतलब 4 4 कितना हुआ? 16x। तो 16 और 4 कितना आपके पास? 20, है ना। 20x में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 11x। और ये 11x से कितना है आप लोगों के पास में? 66। तो यहां से x का हिस्सा कितना आ गया? 6 आ रहा है। आपको c चाहिए तो 4x था, मतलब 6 4 जाएगा कितना? 24। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन 24। क्लियर है चीज? तो आज की जो ये क्लास थी इसमें मैंने आप लोगों को सीयूईटी की प्रिपरेशन और आईपी मेट की प्रिपरेशन के लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ाया। पार्ट जो हमारा टाइप नंबर फर्स्ट या पार्ट नंबर फर्स्ट था, उसमें 2 चीजें हम लोगों ने अप्रोच को सीखा। आप अगर इसके क्वेश्चंस को करना चाहते हैं इसके बिहाफ पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे आगे की चीजों को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।